हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटे पिछले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकेंड लेक्चर और उसको सीक्वेंस में स्टार्ट करने जा रहे हैं पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक सीरीज चलेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की जिसको आपको फॉलो करना है। आई होप कि यू ऑल आर स्टडीइंग सीरियसली। इफ यू स्टडी ऑल द लेक्चर सीरियसली तो बेटा बहुत इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम इंडिविजिबल होता है, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, जब बहुत सारे रिसर्च का ओशियन आया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और ये थ्योरी बहुत सालों तक चलती रही, 80 से 90 साल तक थ्योरी सबने एक्सेप्ट करी। लेकिन जब जो थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए और गोल्डस्टीन आए, उन सब ने क्या किया, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर दी। और डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने बोला कि जो रदरफोर्ड का ये जो एक मेन ड्रॉबैक को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा था कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बताया नियर अबाउट 35 पार्टिकल्स। लेकिन 3 पार्टिकल्स को उन्होंने फंडामेंटल बोला, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और फिर उसके बाद जे थॉमसन ने क्या करी बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस की डिस्कवरी की और उसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और इस तरीके से आपने देखा था लेक्चर्स में किस किस तरीके से एटम की स्टडी होती है और क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी तक हम पहुंचे थे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टडी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, स्टडी ऑफ एनोड रेज, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले 1879 में बेटा डिस्कवरी की विलियम क्रूक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब की। ये रही आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब और ये लग रहा आपका एनोड। तो देखिए यहां पर उन्होंने डिस्कवरी की, ये रहा आपका एनोड, ठीक। और ये कैथोड। ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब कितनी थी, 60 सेंटीमीटर लंबी थी। और उसके बाद हमने क्या किया, ये रही पूरी डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है बेटा, इसको क्रूक्स ट्यूब बोला। और इसके एनोड को बैटरी के प्लस से और इसके कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसके अंदर हाई वोल्टेज लगाई, कितनी 10,000 वोल्ट की। और इसको यहां से जोड़ दिया बेटे वैक्यूम पंप से। और वैक्यूम पंप क्या होता है, जो क्या करता है, सारी गैसेस को खींच लेता है। क्या होता है वैक्यूम? वैक्यूम वो होता है जहां पर दूर दूर तक मैटर का कोई नामो निशान नहीं होता है ना। तो वैक्यूम इस तरीके की एक डिस्चार्ज ट्यूब विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर की, जिसको हमने बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब। क्या बोला हमने इसको, क्रूक्स ट्यूब। तो 1879 में जब ये डिस्कवर कर चुके थे क्रूक्स ट्यूब, तो इन्होंने जे थॉमसन से थोड़ा सा डिस्कस किया कि बोला कि मैंने ये करी है, 60 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है, दोनों तरफ से सील्ड है, एक तरफ एनोड लगाया, एक तरफ कैथोड लगाया। और जब मैंने बहुत ही लो इसके अंदर प्रेशर कर दिया, बहुत लो प्रेशर, तो इसके अंदर क्या हुआ है, कितना लो प्रेशर कर दिया, 10 mm, 10 to the power -2 एटमॉस्फेयर, मतलब 10 mm ऑफ Hg। इतना प्रेशर करने के बाद उन्होंने बोला कि इसके अंदर कोई ग्लो निकलना स्टार्ट हो गया, कुछ ग्लो सा स्टार्ट हो गया बेटा इसके अंदर निकलना, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि इसका मतलब कुछ ना कुछ हलचल इतनी हाई वोल्टेज पर और इतने लो टेम्परेचर पर हो रही है, यानी कि कोई भी मतलब सारा पहले गैस पूरी की पूरी निकाल दी, फिर किसी भी एक गैस को, सिंगल गैस को इसके अंदर भर दिया बहुत कम अमाउंट में, जैसे हम बोल रहे हैं ना, हमने वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। फिर इसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया, सारी गैस निकाल दी, सारी मतलब एयर तो पूरी निकाल दी, फिर उसके अंदर बहुत ही कम अमाउंट में कोई एक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी एक गैस भर दी। उसमें देखा कि बहुत कम अमाउंट में जब हमने इतना हाई वोल्टेज किया और इतना कम प्रेशर किया तो उसके अंदर कुछ एक ग्लो सा निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला कि इतने कम प्रेशर पर फर्दर उन्होंने और रिड्यूस किया, उन्होंने प्रेशर को और रिड्यूस किया और वो कर 10 to the power -4 एटमॉस्फेयर, यानी कि कितना 0.01 mm Hg। और जब इतना कम किया तो उन्होंने देखा कि वो जो ग्लो हुआ था वो डिसअपीयर हो गया। और ग्लो के डिसअपीयर होने से उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इतने हाई वोल्टेज पर और इतने कम प्रेशर पर गैस के अंदर करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि बस इसका नाम हो गया
क्रूक्स ट्यूब। ठीक है बेटा, अभी इसी क्रूक्स ट्यूब को जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया और वहां पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुई देखते हैं। जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं बेटा तो उसमें हम कुछ, अगर आपने देखा भी होगा तो बुक में को कुछ इस तरीके की बनाते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, जो ग्लास की बनी होती है ना, और उसके हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और इसके अंदर हमने वोल्टेज लगाई थी 10,000 वोल्ट की, और वैक्यूम पंप से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, और यहाँ पर वैक्यूम से सारी एयर निकालने के बाद कोई भी एक एयर बहुत कम अमाउंट पे इसके अंदर हम डाल देते हैं। जब हम, और प्रेशर जो हम करते हैं इसका अंदर बहुत ही कम करते हैं, कितना बेटा, 0.01 mmHg। जब ऐसा किया तो पता क्या हुआ, नेगेटिव की तरफ से कुछ रेज निकली, लेकिन वो इनविजिबल रेज थी, उनका कुछ नहीं पता था, उसके अंदर कुछ ग्लो, जैसे ग्लो स्टार्ट होना शुरू हो गया ना, तो तब साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि, जे थॉमसन के दिमाग में आया कि ये कुछ ग्लो सा निकल रहा है, अब ये जो, इसका मतलब कुछ ना कुछ रेज कहीं ना कहीं से निकल रही हैं, अब कहाँ से निकल रही है उसको चेक करने के लिए उन्होंने एक बार क्या किया, इसके पीछे एक फ्लोरेसेंट लेयर लगाई, मतलब जैसे टीवी ऑन होता है ना हमारा, जैसे हम टीवी ऑन करते हैं रिमोट से तो फट से एक फ्लैश सी लगती है, तो ऐसे कुछ साइंटिलेशंस बोलते हैं बेटा उसको, तो ऐसे कुछ साइंटिलेशंस इसके पीछे जब लगाए ना, और इसको कर दिया इन्होंने मॉडिफिकेशन के, इसके अंदर कर दिए होल्स, उसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। क्या बोलते हैं, परफोरेटेड एनोड। तो इसको बना दिया परफोरेटेड, और उसके बाद क्या कर दिया, इसके अंदर ZnS की लेयर निकाल दी, जिससे कि उनको आइडिया लग जाए कि भाई अगर कोई रेज निकल रही है तो वो इनविजिबल है, तो वो एटलीस्ट इस चमकदार जो सरफेस है फॉस्फोरेसेंट लेयर के ऊपर यहाँ चमकना चाहिए। तो क्या हुआ, कमाल हो गया। क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पर ये सब सेटअप किया ना बेटा, ये सब करने के बाद तो यहाँ पर साइंटिलेशंस आए, चमक ऐसी स्पार्क्स टीवी में आती है, और वो कैसी आई, होल से। जब ये होल नहीं था एनोड के ऊपर तो बहुत कम आई, और जब होल हुआ तो बहुत ज्यादा दिखाई दी। ठीक है, तो उन्होंने बोला भैया अब इससे एनोड, इस जो कैथोड है यहाँ से कोई ना कोई क्या निकल रही है, रेज निकल रही है, और इनको इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। तो जे थॉमसन ने बोला कि ये कैथोड रेज जो है वो कहाँ जनरेट होती हैं, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं और 0.01 mmHg प्रेशर लगाते हैं, तो आप कोई गैस इसके अंदर रखोगे तो क्या होता है, कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, और जो इस फॉस्फोरेसेंट ZnS की लेयर के ऊपर साइंटिलेशंस जनरेट करती हैं, और उससे ये मालूम चलता है कि ये जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और कैसी होती है, इनविजिबल होती है। ठीक है, और इनको नाम इन्होंने कैथोड रेज दिया। अब इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई कैथोड रेज की, कि इन्होंने स्टडी किया इसके अंदर, उन्होंने कंक्लूड करने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज बताई कैथोड रेज की। वो क्या प्रॉपर्टीज थी देखिए, देखो बेटा इन्होंने क्या बोला, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मैंने बोला कि कैथोड रेज ट्रेवल, ऐसे ही नहीं बोल दिया, कोई काम ऐसे ही नहीं बोलता साइंस में, कुछ ना प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, जब कोई छोटा बच्चा पढ़ने आता है ना, वो होशियार बच्चा, वो कहता है कि मैडम ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, अच्छा मैडम इसको ऐसे कैसे बोल दिया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, साइंस में एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है, जो कर चुके हैं उसे हमें एक्सेप्ट करके ही चलना होता है। कुछ नियम बने होते हैं, उनको हमें फॉलो ही करना पड़ता है, क्योंकि वो सब काम, अगर उसी काम को हम बार बार करेंगे तो हमने क्या नया किया, हम तो उसी क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जे थॉमसन सही थे कि नहीं थे, उनका एक्सपेरिमेंट सही था कि नहीं था, रदरफोर्ड का सही था कि नहीं था, आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, बच्चा ऐसे बोलता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती, उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतनी डिस्कवरी करी, उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। तो हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो मान के ही चलनी पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने भी कैसे माना, ऐसे नहीं माना, कैसे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली, देखिए इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वही सब कुछ 10,000 वोल्ट क्या लगाया, वोल्टेज लगाई, 0.01 mmHg प्रेशर किया, और उसके बाद क्या किया, कैथोड रेज उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर एक छोटा सा मेटल का कुछ क्रॉस रख दिया, और जब देखा तो मेटल का एक शेडो बनता है। आपको मालूम है जब हम छोटे होते हैं, हमें छोटी छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है कि सन की रेज जो होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, लेकिन इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, हमारा शेडो बनना ही ये प्रूफ करता है कि जो लाइट है, रेज है जो वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं।
है ना बेटा। तो यहाँ पे भी शेडो, अगर शेडो बन रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारे स्ट्राइक कर रही है और पीछे शेडो बनाती हुई जा रही है, तो शेडो बनने का ही ये प्रूफ होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो यहाँ पर भी शेडो जनरेट हुई, शेडो बनी, तो इससे प्रूफ हो गया कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी बात, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। तो क्या हुआ, गैस का अमाउंट तो बहुत कम था, वही सेटअप किया गया, वही 10,000 वोल्ट वोल्टेज लगाया गया, वही उसके अंदर वैक्यूम पंप लगाया गया, वही 0.01 mm Hg प्रेशर किया गया, लेकिन अब इस मेटालिक क्रॉस की जगह पे छोटा सा, बहुत ही हल्का सा, बिल्कुल लाइट व्हील पेडल लगा दिया, और जब ये जनरेट हुए कैथोड रेज तो वो मूवमेंट करना शुरू कर दिया। इससे ये पता चला कि हाँ भैया ये तो मैकेनिकल इफेक्ट भी जनरेट करती हैं, क्योंकि मूवमेंट करा रही हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिकल इफेक्ट। तो कैथोड रेज क्या करती है, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और बेटा कैथोड रेज को अगर आप, जैसे कैथोड रेज है, आप इसको हटा दो, अगर आप यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज और कोई एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, लाइक मैंने बोला कि मैं यहाँ पर एक प्लस चार्ज लगा देती हूँ और एक यहाँ पर मैं एक नेगेटिव चार्ज लगा देती हूँ, ठीक। तो जब कैथोड रेज निकलेंगी तो ये कैसी है, नेगेटिव, तो ये प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो जब कोई चीज माइनस से प्लस की तरफ जाती है तो इससे क्या प्रूफ होता है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में वही सेटअप किया और उसको इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में रख दिया, तो कैथोड रेज जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई प्लस की तरफ। इससे मालूम चल रहा कि ये कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और इनकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि हाई स्पीड, लाइट की स्पीड की जैसी, मतलब बहुत ज्यादा, अप्रोचिंग द लाइट, कितने से कितने तक, 10⁻⁻⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक, ठीक है। और फ्लोरेसेंस कॉज करती है, तो आपने देख ही लिया, उसके पीछे हमने ZnS की लेयर लगा दी थी एनोड के पीछे, है ना बेटा। कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैथोड रेज को डालोगे बेटा तो वो उसको हीट कर देंगी, यानी कि हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट करती हैं। और आपको मालूम है कि एक्स रेज जो होती हैं, हम अपनी बॉडी, कभी भी कोई बॉडी में फ्रैक्चर हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या कराने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं। तो एक्सरे कहाँ जनरेट होती है, जब कैथोड रेज को फॉल किया गया सॉलिड कॉपर के ऊपर, तो उसने एक्स रेज प्रोड्यूस की। सब थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया है इसको, इसी तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। और क्या करती हैं, कैथोड रेज आयोनाइजिंग पावर इनके अंदर होती है, मतलब गैस को आयोनाइज कर देते हैं, आयंस में तोड़ देते हैं, है ना। कैथोड रेज प्रोड्यूस साइंटिलेशन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। देखो मैंने बताया था ना अभी कि यहाँ से हमने सेटअप किया, यहाँ से 10,000 का हमने वोल्ट लगाया, वो लगाया, क्या वोल्टेज लगाया। कैथोड को हमने बैटरी के छोटे टर्मिनल माइनस से जोड़ दिया, फिर बड़ा, ये ऐसे होता है ना, बैटरी के इस छोटे वाले को नेगेटिव लिखते हैं, फिर प्लस से इस तरीके से जोड़ दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर जब हमने एनोड के पीछे ZnS की लेयर कर दी थी, तो मैंने कहा था स्पार्क से जनरेट होती है, उसको बोलते हैं साइंटिलेशंस। तो कैथोड रेज क्या जनरेट करती है, साइंटिलेशन जनरेट करती हैं। ये मेटालिक शीट को पेनिट्रेट भी कर देती है, भेद देती है, अंदर तक चली जाती हैं। और इसका जो नेचर है, गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं बताती हूँ क्या होता है इसका मतलब। और उन्होंने क्या निकाला, E/m रेशियो भी निकाला बेटा, चार्ज अपॉन मास रेशियो, जो कि निकला -1.76 10⁻7 कूलम पर ग्राम। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने, कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर अपनी लैब में गए और लैब के अंदर जितनी भी गैसेस उस वक्त नोन थी, वैसे तो 20 से 21 गैसेस नोन होती है, तो उसमें जितनी भी गैसेस नोन थी उन्होंने क्या किया, बहुत सारी इस तरीके की 10 से 15 डिस्चार्ज ट्यूब ले ली और हर सीट में रख दिया, और हर सीट में इस तरीके से सेटअप जनरेट कर दिया। और एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे के अंदर, है ना, दूसरे के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर एक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, अलग अलग टाइप की गैसेस रख दी, और एक के अंदर हाइड्रोजन गैस रख दी। तो उन्होंने क्या किया, सब में स्टडी करी कि सब में एक ही तरीके का रिजल्ट आया था, क्या छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसको मैं रेड पेन से लिख देती हूं बेटा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर सेम रिजल्ट आए। तो जे थॉमसन ने सोचा मेरी रिसर्च बिल्कुल सही तरफ जा रही है, सब गैसेस में रख रहा हूं तो सेम रिजल्ट आ रहा है, ऐसा करता हूं अपनी रिसर्च से इस हाइड्रोजन को ही भगा देता हूं, लिखता ही नहीं हूं हाइड्रोजन के बारे में, कोई मेरी काम पर उंगली उठाए इससे पहले मेरा काम फेल हो। आई विल नॉट कीप हाइड्रोजन इन माई रिसर्च, I'll do research
ऑन दीज अदर गैसेस जिन पर सेम रिजल्ट आ रहा है, उन्होंने उनको अपनी थीसिस में मेंशन किया, अपने रिसर्च में मेंशन किया, हाइड्रोजन को मेंशन ही नहीं किया। और इस तरीके से क्या हुआ, कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई। और उन्होंने ये बात लिख दी कि जो कैथोड रेज था, कैथोड रेज का जो नेचर है वो गैस जो आपने लिए डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, मटेरियल जो लिया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सेम रिजल्ट आ रहे थे, है ना। तो इसका मतलब सेम, जब कोई भी गैस बदल दो और रिजल्ट सेम आए तो उसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं और उसका जो कैथोड रेज का नेचर है गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। जितनी भी आप गैस चेंज कर रहे हो रिजल्ट सेम ही आ रहा है ना बेटा। तो इस तरीके से इन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी की। और ये जो चार्ज अपॉन रेशियो को भी हम क्लियरली लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जो निकाला E अपॉन M रेशियो, ये निकाला गया बेटे 1.76 10 टू दी पावर 8 कूलम पर ग्राम, ठीक है। तो आप ये वैल्यू देखेंगे क्लियर। अब आप बोलोगे कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना है, -1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम्स, -1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज। अब आप बोलोगे चार्ज कहां से आया, चार्ज थॉमसन ने नहीं निकाला बेटा, ये इन्होंने निकाला मिलीकेन ने। साइंटिस्ट मिलीकेन थे, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो उनके भी कान खड़े हो गए, उन्होंने बोला अरे भैया हम भी करते हैं कुछ काम। तो 1917 में उन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बेटा उन्होंने क्या किया कि एक चार्ज निकाल दिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पहले हम पढ़ाते थे बच्चों को, पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि किसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और कितना निकाला, ठीक है। तो किस एक्सपेरिमेंट से निकला, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकला, ठीक है। और क्या हुआ, और अगर आप ये तो निकला इतना चार्ज कूलम MKS में, अगर आपसे कोई बोलता है कि CGS में 4.8 10 टू दी पावर -10 ESU, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जब हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं ना तो हम CGS में ही यूज करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था 4.8 10 टू द पावर -19 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये होता है बट बेटा कैलकुलेशन में हम नेगेटिव यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो माइनस यूज नहीं करते हम, एक्चुअल में हम लिखेंगे चार्ज अगर कोई पूछता है तो माइनस में, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम ये यूज नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर CGS में और MKS में और CGS में क्या चार्ज और किससे निकला और किसने डिस्कवर किया, कब किया, ये सब कोई नहीं पूछता आपसे। तो बेटा मैंने बोला था कि थॉमसन ने क्या निकाला था, E अपॉन M। तो E अपॉन M कितना आया था 1.76 10 टू दी पावर 8, नहीं, और E अपॉन M रेशियो, और E कितना आ गया था 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। और जब E अपॉन M करेंगे ना तो यहाँ से हमें मास पता चल जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन, और कितना होता है 9.11 10 टू दी पावर -28 ग्राम्स। और आप बोल सकते हो 1/1837 ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इतना क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन पर मास। तो ये कंक्लूड हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप यूज करें, इसको लिखें और नोट कर लें, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है। तो एग्जैक्ट चार्ज जो होता है वो -1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम्स होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में हम जो रिलेटिव मास लेते हैं इलेक्ट्रॉन का बेटे, रिलेटिव चार्ज जो लेते हैं वो हम पूरे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम -1 मान के चलते हैं, और हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और जिसका मास क्या होता है, नियर अबाउट 1/1837 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कैथोड रेज का ओरिजिन हुआ। और कैथोड रेज जो थॉमसन ने लास्ट में क्या बोला अपने डिस्कवरी में, बोला कि क्योंकि ये कैथोड रेज है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है, तो ये जो होती है ये पार्टिकल्स, जो रेज है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से निकलती है, उन पार्टिकल्स को नाम उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट चला गया J.J. थॉमसन, ए डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। चलो ये तो बात हुई, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी, आपने उसकी वो भी पढ़ लिया सारा, क्या पढ़ लिया आपने, किस तरीके से किया, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब हमें क्या करना है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अब हुआ क्या, देखो बेटा, एक क्या हुआ, जब जैसे ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई तो गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट है, उनके दिमाग में एक थॉट आया कि उन्होंने बोला कि जब कैथोड रेज
कोई रेज निकालती हैं तो एनोड रेज क्यों नहीं निकाल सकती। और यह है कि जे थॉमसन ने सारी गैसेस ली अपनी थी, उन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा जे थॉमसन की थीसिस को। उन्होंने बोला कि इन्होंने अपनी रिसर्च में सब गैस के बारे में मेंशन करा हुआ, लेकिन हाइड्रोजन गैस के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया भाई। उन्होंने इसी बात को पकड़ा, और क्या किया, सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब जैसे करते थे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, सेम वही एक्सपेरिमेंट किया। और अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, वही बिल्कुल सेम बेटा, वही 10,000 का वोल्टेज लगाया, वही कैथोड, वही एनोड, वही वैक्यूम से इसको कनेक्ट कर दिया, और वही इसके अंदर क्या कर दिया, 0.01 mmHg प्रेशर कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा, जस्ट अपोजिट, ये जो रेस थी वो कुछ रेस कहां से निकलनी शुरू हो गई, प्लस की तरफ से। उन्होंने बोला अरे वाह, ये तो प्लस की तरफ से रेज निकल रही है। और ये क्या था, इनको इन्होंने नाम दे दिया कैनाल रेस। बोला जिस तरीके से कैथोड्स की तरफ से, और वैसे सेम इन्होंने वही किया। इसके पीछे इन्होंने जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ZnS की लेयर लगाई और परफोरेटेड कैथोड कर दिया, और बिल्कुल साइंटिलेशंस यहाँ पे जनरेट हुए बेटा। और कैथोड की एनोड की प्रॉपर्टीज में भी वही सेम प्रॉपर्टीज आई, लेकिन अपोजिट क्या था कि ये थी कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। अगर आप इस डिस्चार्ज ट्यूब को जो आपने यहाँ पर है, इसको आप कहां पर लगाओगे, आप किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगाओगे, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर इसके अंदर प्रोवाइड करोगे, तो ये जो रेज थी वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। इससे कंक्लूजन निकला कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं कैनाल रेज। और ये क्या होती हैं, उस गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर डिपेंड करते हैं इनका नेचर। क्योंकि अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लोगे तभी कैनाल रेज निकलेंगे, अगर उसके अलावा आपने कोई और गैस ले ली तो रेज निकलनी शुरू हो जाएंगी कैथोड की तरफ से। तो उन्होंने बोला कि थॉमसन बिल्कुल सही है, मैं थॉमसन साहब की रिसर्च पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सारी गैसेस हटा दो और हाइड्रोजन गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाल दो, तो जो है फंक्शन जो है, जो प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाएगा। एनोड की तरफ से कुछ रेज निकलनी शुरू हो जाएंगी, वही वोल्टेज रखो, वही प्रेशर रखो, और इनको उन्होंने बोल दिया कैनाल रेज। यानी कैनाल रेज या एनोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, गोल्डस्टीन ने की थी। प्रॉपर्टीज वही थी जो कैथोड रेज की थी, डिफरेंस इतना था कि ये पॉजिटिवली चार्ज थी, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ये भी मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इनमें दो डिफरेंस था कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और इनका नेचर डिपेंड करता है द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस तरीके से कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई। और इन्होंने बोला कि जो कैनाल रेज हैं उनके ऊपर वो जो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है बेटा। और इन कैनाल रेज के ऊपर क्या है, जो चार्ज है वो +1.6 10⁻⁻19 कूलम का, बिल्कुल सेम वही है, लेकिन जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ठीक है। और इसके बाद उन्होंने क्या निकाला, E/m रेशियो भी बताया, और बोला कि इसका जो E/m रेशियो है वो 9.58 10⁴ है। और अगर आप मास निकालोगे E/m रेशियो करके, दोनों की वैल्यू पुट करके, तो बच्चों आपको मिलेगा 1.67 10⁻24 ग्राम्स बेटा। तो आपको याद रखना है चार्ज ऑन प्रोटॉन्स, आपको याद रखना है मास ऑफ प्रोटॉन, और आपको रिलेटिव चार्ज भी याद रखना है बेटा। जब आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे या इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, फिजिकल कुछ भी पढ़ोगे, तो हम एग्जैक्ट चार्ज के ऊपर केवल न्यूमेरिकल्स में हम ये वैल्यू यूज करेंगे, माइनर लेवल पर अदरवाइज हम इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, दैट विल बी इट्स रिलेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन कैसा हो गया बेटे, वो फंडामेंटल पार्टिकल हो गया जिसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मास जो होता है, इसका मास उन्होंने बोला नियरली सेम एज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका जो मास था नियरली इक्वल टू, मतलब हाइड्रोजन एटम की नियरली बराबर, यानी कि कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये कंक्लूड किया किसने, रदरफोर्ड ने। कैनाल रेज की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने।
लेकिन ये सब काम किसने किया, इसको प्रोटॉन से बने किसने बोला, रदरफोर्ड ने। दैट्स व्हाई द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। समझी डिफरेंस। गोल्ड स्टिक ने कैनारिस की डिस्कवरी की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये लिख दिया था। लेकिन जब रदरफोर्ड आए, उन्होंने सारा पढ़ा, उन्होंने बोला अब जो कैनाल रेज जो है वहां पार्टिकल से निकलती है, तो पॉजिटिव से निकलती है, उसका नाम प्रोटॉन दे दो, इसका मास इतना बता दो, ई अपॉन एम रेशियो ऐसे बता दो और मास इतना बता दो। दैट्स व्हाई क्रेडिट गोज टू रदरफोर्ड। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, ईट पर नाच, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन बाय चैडविक। अभी तो हम बहुत ही इनिशियल बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बेटा 1896 एंड 97 की। 1896 और 1897 की बात कर रहे हैं, जब इनकी डिस्कवरी हुई, साथ साथ ही हुई, बहुत अंतर नहीं था इन दोनों की डिस्कवरी में, एक ही साल के एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ये में ये हो गया। ठीक है, अब सुनो आगे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, अब क्या था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी नहीं पढ़ेंगे, वो तो 1932 में हुई थी, बहुत बात की बात है। हम सीक्वेंशियली पढ़ रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ था, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किस तरीके से ये सब आया था। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, अब इन्होंने सोचा कि अब देखो बेटा, न्यूट्रल के बारे में तो दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि दो ही चार्ज की पॉसिबिलिटी हो सकती थी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल के बारे में तो दूर दूर तक किसी के बारे में कोई भी दिमाग में कुछ भी नहीं आया। तो जे थॉमसन बहुत ही खुश हो गए। जे थॉमसन ने बोला अरे वाह, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकल गया। तो जे थॉमसन ने क्या किया, सबसे पहला मॉडल दे दिया एटम का, जिसको बोलते हैं हम अर्लियर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने बोला कि अर्लियर जो मॉडल्स में आता है एटम के, वो दो आते हैं बेटा, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। कौन कौन से थे, थॉमसन का मॉडल, जिसको हम क्या बोलते थे, 1904 में थॉमसन ने ये मॉडल दिया, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है बेटे, जिसको हम बोलते हैं रेजिन पुडिंग मॉडल, बोलते हैं ना रेजिन पुडिंग मॉडल। और क्या बोलते हैं हम इसको, और क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, और हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं बेटा, वाटरमेलन मॉडल है ना। तो इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, कोई दो ही चार्ज होते हैं, दो चार्ज के पार्टिकल निकल गए, तो इन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल बोल दिया इन दोनों को। और उन्होंने बोला कि चलो भैया, जिस तरीके से हमारी बॉडी में अरेंजमेंट होता है भाई, किसी चीज कोई भी चीज चार चीजों से बनके बनी होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे चीज ये है, यहाँ पे चीज ये है ना। तो इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि एटम का स्ट्रक्चर होता होगा, तो उन्होंने बोला काम करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपनी कंक्लूजन पर और अपनी जितनी भी स्टडी करी, उन्होंने क्या किया, 1904 में एक मॉडल देकर उन्होंने बोला एटम का कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। जो प्रोटॉन्स होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, वो जैसे हलवा बनता है ना बेटे, स्वीट पुडिंग खीर बनती है, तो नीचे वाला जो बेस पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव जो है, वो उसके ऊपर जैसे हम काजू किशमिश चुआरे बादाम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको बोल दिया ये प्रोटॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव बोल दिया इसको, पॉजिटिव जो स्फीयर है वो बोल दिया, इसको नेगेटिव को ये बोल दिया, बोला ये होता है। ठीक, और क्या हुआ, जब इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, तो मेरे 1904 में इनको क्या मिला, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। ये बहुत खुश हो गए, है ना। तो फिर किसी माइकल हॉल की हिम्मत नहीं हुई कि भैया थॉमसन को तो इतना बड़ा नोबेल प्राइज मिल गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई इनके स्ट्रक्चर को हाथ लगाने की, किसी ने, सबने एक्सेप्ट कर लिया। 1911 तक सबने एक्सेप्ट कर लिया कि जो अगर जे थॉमसन इतनी महान आत्मा है, उन्होंने अगर ये बात कर दी, डर लगता था कि भाई इतने बड़े आदमी हैं, उनकी काम को हाथ लगाने में डर नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला कि करने हर चीज का हमारे पास प्रूफ चाहिए, तो लोगों को डर लगता था। तो 1911 तक इसको हमने क्या कर दिया, माना कि ठीक है हाँ यही चल रहा है। फिर 1911 में आए रदरफोर्ड, बड़ा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे जो बैठे हुए थे क्लास के अंदर, सब सुन रहे थे। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रदरफोर्ड वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन को कुछ नहीं किया, उनके काम में कोई उंगली नहीं उठाई बेटा। उन्होंने बोला कि नहीं सब ठीक है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपना एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। देखो बेटा, ये रदरफोर्ड का एटम है, रदरफोर्ड ने कहा था क्या कहा था, प्रोटॉन्स एंड
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। और ये क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल, आपको छोटे छोटे डॉट 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 दिख रहे होंगे, थॉमसन का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कुछ इस तरीके से होते हैं, इन्होंने इस तरीके से कहा था, ठीक है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, देखो बेटा ये सेटअप किया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अल्फा पार्टिकल का बॉक्स है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करेंगे, ठीक। और हम क्या करेंगे, यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग। अब देखो आप एक्सपेरिमेंट देखोगे, चलो हम अल्फा, ये एटम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। पहले तो कुछ नहीं मालूम था, गोल्ड की फॉइल ली गई, पहले कुछ नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है, तो अल्फा पार्टिकल लिया गया। देखो यहाँ से अल्फा पार्टिकल देखो आया, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, देखो कुछ डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखो पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ज्यादा अल्फा पार्टिकल डाल दूं, ये देखो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स, ये देखो, ठीक है। अब इसको रेस से शो करते हैं, देखो बेटा, अब हम इसको दिखाते हैं, अब आपको साफ क्लियर नजर आएगा। ये देखो, ये देखो कुछ पार्टिकल, बहुत ज्यादा पार्टिकल देखो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के पास डेविएट हो रहे हैं, न्यूक्लियस के पास जाने से। अभी देखो इधर हो गया, अब देखो ये देखो कैसे डेविएट हुआ। तो कुछ पार्टिकल तो बिल्कुल गए सीधे, कुछ पार्टिकल डेविएट हो गए, और कुछ पार्टिकल, बहुत ही कम पार्टिकल टकरा के वापस आए, बहुत ही कम, बहुत कम, ना के बराबर, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा था, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बम्बार्डिंग करी। और अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो आपको देखिए न्यूक्लियस ये रहा, ये देखिए अल्फा पार्टिकल हीलियम, देखो कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो इस तरीके से इन्होंने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिखाया, और जैसे ही स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिखाया तो जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, क्योंकि इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को क्रॉस चेक बहुत सारे साइंटिस्टों ने किया, रदरफोर्ड का मॉडल पास हो गया। और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, देखिए हम बुक्स में कैसे लिखते हैं और आपको कैसे बताते हैं। देखिए क्या किया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट ऑन द बम्बार्डमेंट ऑफ थिन 10⁻⁻⁴ गोल्ड फॉइल ली गई। क्यों गोल्ड फॉइल क्यों लेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मेलिएबल फॉइल होती है ना, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, ठीक है। और हाई स्पीड के पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जब इसके अंदर डाले गए बेटा, तो क्या कहां से निकले थे, जो रेडियम से, याद रखेंगे ये वाली बात, रेडियम से निकले थे। आप जरा देखें, ये याद रखेंगे, रेडियम कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर की थिन थी, और कौन से पार्टिकल डाले थे, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे, 2He+ पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम पार्टिकल होता है, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल देखिए, वही जो कंक्लूजन आपने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अवे डिफ्लेक्शन, सम ऑफ द वर them डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम देयर पाथ, एंड ओनली फ्यू वर रिटर्न बैक, है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से हम आपको दिखाते हैं, तो आपने ओरिजिनल जैसे हुआ होगा वो देख लिया। और फ्रॉम द अबव, की लेयर फिर उन्होंने यूज करी एग्जैक्ट रिजल्ट जानने के लिए। तो अबव, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो एटम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कैसे, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को उन्होंने पॉजिटिवली बोल दिया, वेरी स्मॉल हार्ड मास, पॉजिटिवली चार्ज हार्ड मास बोला मेरा, पॉजिटिव हार्ड मास। और उन्होंने क्या बोला, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, सोलर सिस्टम की तरह। मतलब उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस, जो पूरा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रिजर्व रहता है इसका, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है। कैसे घूम रहा होता है, ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं किया। और यहाँ पर जब क्रॉस चेक किया गया इनके, बार बार दूसरे साइंटिस्टों ने इनके काम को चेक किया, तो बिल्कुल सही निकला। और IUPAC ने बोल दिया रदरफोर्ड साहब को नोबेल प्राइज दो और इन्हें बना दो फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई बेटा। और रदरफोर्ड ने बोला कि एटम जो है वो जैसे जे थॉमसन बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि एटम के बीच में एक बहुत स्मॉल हार्ड मास होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है। बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से, और आगे रिसर्च में आगे ले चलेंगे कि एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, कैसे कैसे किस किस तरीके से बताया गया कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे थी और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते थे। तो इसी को आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे कि बच्चों को फायदा हो और आपको भी फायदा हो। आप भी शेयर करिए,
है ना। और आप भी पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल स्टडी, विल प्रोसीड आवर नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है बेटा।